आज पेपर 2 में भी इतने स्टूडेंट्स आए थे क्या? ओके। अब हमको यहाँ से पढ़ना है पॉइंट 4 से, फैक्टर्स रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड एनवायरनमेंट। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज से मतलब है जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि फैसिलिटीज में मेरे पास क्लासरूम है, बैठने के लिए चेयर्स हैं, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है और जिससे हम लिखते हैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, उसको स्टाइलस बोलते हैं, वो है हमारे पास, वो पेन है, ठीक है। या हमारे क्लासरूम में एसी है, हमारे क्लासरूम में प्रोजेक्टर है। तो ये सब तो हो गई फैसिलिटीज। और एनवायरनमेंट में, ये सब एनवायरनमेंट में भी आता है, और एनवायरनमेंट में ये सब भी आ सकता है कि हमारा पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई शोर शराबा नहीं है, ठीक है, वो सब हो गया। और दूसरा एक होता है कि टीचर किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, जो पढ़ा रहा है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, तो वो भी फैसिलिटीज हो जाएंगी कि हम बच्चों को क्या जो सिलेबस है उसमें हम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये आपके पास फैसिलिटी हो गई। आपको ऑर्गेनाइज्ड नोट्स मिल रहे हैं, ये आपके पास एक फैसिलिटी हो गई कि जो ऑर्गेनाइज्ड है, क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल वे में है और इजी लैंग्वेज में है, या फिर डिवाइड करे हुए हैं, आपके लिए एमसीक्यूज हैं, तो वो सब हो गया। इसको पढ़ते हैं, समझ जाओगे आप लोग। तो पहला पॉइंट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेथड ऑफ मास्टर्स वर्सेस स्पेस प्रैक्टिस। एक तो होगा कि बहुत सारा काम एक साथ पढ़ना, जैसे कि कुछ बच्चे कुछ अभी से भी तैयारी कर रहे होंगे, तो पूरा पूरा होल सिलेबस लेके बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। जैसे फर्स्ट टाइम जब हम तैयारी करते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम कहाँ से शुरू करें, तो हम पूरा सिलेबस ही लेके बैठ जाते हैं। हमने सांख्य कारिका भी डाली हुई है, अर्थसंग्रह डाली हुई है, एक जगह व्याकरण डाला हुआ है, सब कुछ हम एक साथ ही पढ़ने बैठ गए हैं। और एक होता है स्पेस प्रैक्टिस, कि हमें सिलेबस जो है डिवाइड करके दे दिया गया है। इसका मैंने इसकी हिंदी लिखनी रह गई क्या? इस वाले पॉइंट की रह गई है। एक होता है कि वितरण किया हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सिलेबस को। जैसे अब यहाँ पे आप क्लास में पढ़ रहे हो तो एक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस है, कि अभी एक एक नोट्स, जैसे नोट्स 1 2 3 4, मैंने तो 1 2 3 4 के पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड वाली फाइल्स को। तो आपको पता रहेगा कि टोटल हमारे पास 10 पीडीएफ्स हैं या 10 फाइल्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। ये हमारा होल सिलेबस है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने एक दिन एक पढ़ लिया, एक दिन 2 पढ़ ली, एक दिन 3 पढ़ ली, उस तरीके से। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस रहता है, अगर आप प्रैक्टिस जो करते हो या पढ़ते जो उसको डिवाइड करके पढ़ते हो, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। सेकंड पॉइंट है होल वर्सेस पार्ट लर्निंग। ये भी इसी की तरह, इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है टर्म 1 में 2 यूनिट आ रही हैं, टर्म 2 में 2 यूनिट आ रही हैं और टर्म 3 में 2 यूनिट आ रही हैं, जो कि स्कूल में होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस कहते हैं। और इसमें क्या रहता है कि जो टर्म 1 में आ गया वो टर्म 2 में नहीं आएगा, जो टर्म 2 में आ गया वो टर्म 3 में नहीं आएगा। आजकल स्कूल्स में ऐसा ही होता है कि आधा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, आधा सिलेबस टर्म 1 में और आधा टर्म 2 में। और होल वर्सेस पार्ट लर्निंग में क्या रहता है कि एनुअल एग्जाम, इसमें भी यही रहेगा। ये होल हो गया, एनुअल एग्जाम हो रहे हैं, और पार्ट लर्निंग हो गया सेमेस्टर वाइज, जैसे हम लोगों के कॉलेज में होते हैं सेमेस्टर वाइज, कि एक सेमेस्टर खत्म, एक साल में हमसे 2 सेमेस्टर करा लेते हैं। और ये तो एक एग्जाम्पल है, और आप भी होल वर्सेस पार्ट लर्निंग करते होंगे। कोई पूरा ही एक बार में याद करता होगा, कोई पैराग्राफ 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 करके याद करता होगा। तो एक होता है विभाग कर कर पढ़ लो, या संपूर्ण पूरा एक बार में ही पढ़ लो। तीसरा है रेसिटेशन। रेसिटेशन होता है कि एक ही चीज को पढ़ पढ़ कर, बोल बोल कर, या जैसे हम रिसाइट कर करके पढ़ते हैं या बोल बोल कर पढ़ते हैं, उस तरीके से याद करना। आफ्टर लर्निंग सर्टेन मटेरियल वंस द लर्नर रिसाइट्स एंड ट्राइज टू रिकॉल इट लाउडली। एक बार पढ़ता है, उसके बाद उसको रिसाइट करता है, मतलब कि दोहराता है, और फिर उसको वो याद हो जाता है। ऐसे ही रिसाइट कर करके हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके समझना। तो जो हम करके समझते हैं, जो हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, वो हमेशा हमें याद रहता है।
ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग में क्या हो सकता है, जैसे डेली लाइफ में आप बहुत सारे काम करते होंगे और फिर वो आपको कभी भूलते नहीं है। जैसे आपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपको पौधा उगाने के लिए मिला, जैसे 12th 11th क्लास में होता है बॉटनी के सेक्शन में, तो वहाँ पे क्या रहता है कि हमको बोलते हैं कि चलो एक सीड ग्रो कर देना है, हमें एक डेट दे देते हैं कि आज आप एक सीड ग्रो कर देना। उसके बाद 30 डेज बाद, ये क्लास 12 का नहीं, ये 6th 7th का एक्सपेरिमेंट है, हमें बोलते हैं 30 दिन बाद आपको वो पौधा स्कूल में सबमिट कराना है। तो किसी का पौधा बड़ा हो गया था, किसी का छोटा रहता है, किसी का मुरझा जाता है, तो इससे क्या होता है, हम पौधा लगाना तो सीख ही जाते हैं। वहाँ टीचर हमको बता देता है कि ये सीड ग्रो करना है, डेली पानी डालना है, तो हम पौधा लगाना सीख जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ के। जैसे आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या लैपटॉप आपने नया लिया है, तो एक दो बार आप पूछोगे कि जैसे अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये कौन सी शॉर्टकट की यूज करूं, इसके लिए क्या करूं, और फिर एक मुश्किल से 15 दिन तक आप पूछोगे और उसके बाद आप पूरा सीख जाओगे कि कैसे ऑन करना है, कैसे क्लास प्रेजेंट करनी है, कैसे कौन सी शॉर्टकट की कहाँ पर यूज करनी है, कैसे क्लास लेनी है, वो सब आप सीख जाओगे। तो कुछ करके सीख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है सूटेबिलिटी ऑफ मैथ। आपकी वॉइस थोड़ी, हाँ, प्रैक्टिकल। Suitability of method. Learning is affected by suitability of method of teaching, like discussion method, demonstration method, lecture method, project method, heuristic method, storytelling method और field work. तो अब अगर हम suitable method का यूज करेंगे, जैसे कि अब आप टीचर हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज पढ़ाने के लिए कौन से मेथड का मुझे यूज करना पड़ेगा। कोई अगर कोई टॉपिक ऐसा है, टिपिकल टॉपिक है, तो आप उसको डिस्कशन मेथड में डाल दो। डेमोन्स्ट्रेशन में होता है आप किसी चीज का डेमो आपको देना पड़ेगा, किसी चीज को करके दिखाना पड़ेगा। जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या हमको क्लास में पढ़ाया जाता है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, जो हवा है वो भी जगह जगह घेरती है, ये हम सिखाते हैं। तो टीचर बलून लेकर आती है, बलून फुलाकर दिखाती है कि देखो ये जब फूटा हुआ बलून था तो ये ऐसा कम स्पेस ले रहा था, और जब ये फूल गया तो ये ज्यादा स्पेस ले रहा है। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है कि किसी चीज का नमूना दिखाकर उसको समझाना। डिस्कशन मेथड तो आप सब लोग उससे परिचित हैं कि डिस्कशन मेथड क्या होता है। लेक्चर मेथड भी आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेक्चर मेथड में क्या रहता है कि टीचर एक्सप्लेन करता है, बहुत ज्यादा लेक्चर देता है एक ही टॉपिक को लेकर। लेक्चर मेथड टॉपिक वाइज होता है, होल वाइज नहीं होता, मतलब कोई एक टॉपिक लेकर उसको एक्सप्लेन करते जाना, वो लेक्चर मेथड में होता है। प्रोजेक्ट मेथड होता है कि बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दे देना कि ये प्रोजेक्ट आपको करना है। जैसे कि हम पीएचडी में मिलते हैं, हम रिसर्च प्रोजेक्ट लेते हैं ना, कि हमको ये टॉपिक दे दो, हम इसको करेंगे, तो उसमें भी हम बहुत अच्छा सीख जाते हैं। मतलब वो मेथड सिखाने के लिए बहुत अच्छा है। मान लो हमने कोई भी एक टॉपिक लिया हुआ है, मान लो हमने जैसे साइंस फील्ड में जो लेते हैं, हमने कोरोना से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट ले लिया, हम कोरोना के सिम्टम्स के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इसके सिम्टम क्या है। तो अब हम खुद से ऑब्जर्व करेंगे ना, हमने 10 पेशेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें ये सिम्टम है, इसमें ये सिम्टम है, इसमें ये सिम्टम है, तो ये भी एक मेथड हो गया लर्निंग का। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है कि बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसको बोला जाता है कि जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में हमने पढ़ा था, वही ह्यूरिस्टिक होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड हम आगे अलग से भी पढ़ेंगे थ्योरीज के अंदर। तो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है कि बच्चों को एक प्रॉब्लम दी जाती है और बोला जाता है इसका सोल्यूशन अपने आप ढूंढ कर आना। स्टोरी टेलिंग मेथड छोटे बच्चों के साथ यूज किया जाता है, उनको स्टोरी सुना सुना के शिक्षित किया जाता है। और फील्ड वर्क में कि आपको कोई फील्ड वर्क दे दिया गया, आपको जैसे बचपन में हमको स्कूल में आते थे कैंसर वाले और ये सब लोग, तो हमको ये एक पेपर दे देते थे और उसमें बोलते थे कि लोगों से पूछ कर आना कि उनके घर में किसी को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे सर्वेस करने के लिए दे देते थे और उनसे डोनेशन भी मांगने के लिए। तो बहुत सारे सबके स्कूल में अलग अलग होते होंगे, तो कॉलेज में भी हम लोग कुछ इस तरीके के वर्क हमें मिल जाते हैं कि हमें लोगों के एक्सपीरियंस पूछ के आने होते हैं, या फील्ड वर्क, वही फील्ड वर्क है कि हम बाहर जाकर कुछ कर रहे हैं और उस चीज से हम सीख रहे हैं। हम फील्ड वर्क अपने प्रोजेक्ट्स में भी करते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी फील्ड वर्क है। आप बाहर जाके अपने स्पेस से बाहर जाकर कुछ चीज करते हो, वो फील्ड वर्क है। जैसे कि आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी फील्ड वर्क करते हो। अभी हम रिसर्च पढ़ेंगे, रिसर्च हमारे को पूरी यूनिट पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम फील्ड वर्क को अलग से पढ़ेंगे कि रिसर्च में फील्ड वर्क क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अब एनवायरनमेंट, टीचिंग में एनवायरनमेंट देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
कई, क्योंकि कई जगह इसका बार बार आ रहा है ये टॉपिक। फिजिकल एनवायरनमेंट होता है कि भाई नॉइस तो नहीं आ रही, पिन ड्रॉप साइलेंट तो है। फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारा एसी आ जाएगा, हमारे बेंच आ जाएंगे, हमारा ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, जो भी हम यूज करते हैं। ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट में कि लोग कैसे हैं आसपास के, स्कूल के प्रिंसिपल कैसा है, स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, ये सब सोशल एनवायरनमेंट है। अब जो बच्चा गुरुकुल में जाता है उसका सोशल एनवायरनमेंट कुछ और होगा, जो इंटरनेशनल स्कूल में जाता है उसका कुछ और होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है उसका सोशल एनवायरनमेंट कुछ और होगा। जबकि टीचिंग एड्स बिल्कुल सेम है। टीचिंग एड्स क्या होते हैं? हाँ, जैसे कि बिल्कुल। अब देखो, हाँ, गुड गुड गुड। गुरुकुल का बच्चा हो या इंटरनेशनल स्कूल का हो या गवर्नमेंट स्कूल का हो सकता है टीचिंग एड सेम है, हो सकता है सभी चौक और ब्लैक बोर्ड का यूज करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन सोशल एनवायरनमेंट अलग अलग है। गुरुकुल में सोशल एनवायरनमेंट, वहाँ के लोगों का बोलने का तौर तरीका अलग है। इंटरनेशनल स्कूल में सब इंग्लिश बोल रहे हैं, सब लोग मॉडर्न, जिससे वहाँ के टीचर्स की अलग से यूनिफॉर्म रहती है, सारे टीचर्स एक यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं, स्टाफ अलग यूनिफॉर्म में दिखाई, मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ अलग यूनिफॉर्म में होता है। तो सब लोगों की अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म है। गवर्नमेंट स्कूल में अपना अलग रहता है, गुरुकुल में अलग, सब लोग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं और अलग तरीके से बातचीत करते हैं। क्लासरूम कल्चर यही हो गया कि क्लासरूम कल्चर की स्मार्ट बोर्ड है या ट्रेडिशनल मेथड्स यूज हो रहे हैं या मॉडर्न मेथड्स यूज हो रहे हैं, एसी है क्लास में या फैन है या क्या है, उस तरीके के ना क्लासरूम कल्चर क्या है। जैसे गुरुकुल में जमीन पे बैठाते हैं, वहाँ का वो कल्चर है। अब तो शायद चेंज हो गया होगा मेथड। और इंटरनेशनल स्कूल्स में एक चेयर पे बिठाते हैं, मतलब सिंगल सिंगल बच्चा। गवर्नमेंट स्कूल में एक ही डेस्क पे 3-4 बच्चे बैठते हैं। तो सबका क्लासरूम कल्चर अलग अलग होता है। करिकुलर होता है सिलेबस, सबका सिलेबस भी अलग अलग होता है। टाइम टेबल किसी का स्कूल 8 से लेके 2 बजे तक चल रहा है। इसका जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो कितने सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक रहते हैं गर्ल्स के ना, बॉयज के लिए 1 बजे से लेके 5 बजे तक रहते हैं। तो सबका टाइम टेबल भी अलग अलग है। टाइम टेबल से फर्क पड़ता है। जैसे जो बॉयज हैं वो वीक क्यों रह जाते हैं, क्योंकि अब वो कहाँ वो 12 बजे सो के उठते हैं, अपने उस हिसाब से उनका टाइम टेबल हो जाता है। फिर 5-6 बजे स्कूल से आते हैं, उनका तो पूरा दिन ही, मतलब इतना खराब वो टाइम टेबल है कि अब वो बच्चा सेल्फ स्टडी कब करे, कब पढ़े, कब दूसरी एक्टिविटीज करे। तो टाइम टेबल से भी हमारी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती है। रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट टू लर्न। और जो भी हमें लगता है कि ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए और एनवायरनमेंट में काउंट हो सकती है। अब जैसे आप खुद ही देख लो एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा। अभी आपके घर पे आपने अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया होगा, आपने अपना स्टडी रूम बनाया होगा, हो सकता है साउंड प्रूफिंग कराई हो, किसी किसी के घर में बहुत शोर रहता है या कभी कभी बाहर से बहुत शोर आता है तो हम अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। हाँ, किसी के घर के बाहर मंदिर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें सारी चीजें आएंगी, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि शोर शराबा एनवायरनमेंट में आपका करिकुलम भी आएगा, यानी कि सिलेबस, टाइम टेबल भी आएगा, आपका फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट सब कुछ आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करती हैं। हम्म। शिट। हाँ, आप लोग कुछ कह रहे थे। हम्म। 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 मैं समझी नहीं, एक तो आपकी वॉइस इतनी स्लो आती है। क्लासरूम में टेबल चेयर होते हैं और फिजिकल में उसके बाद हम्म। हाँ, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमें आंखों से दिख रहा है, जो हमें प्रत्यक्ष है, वो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, उसको फिजिकल बोलते हैं।
और क्लासरूम तो हमारा मॉडर्न भी हो सकता है, हमारा ट्रेडिशनल भी हो सकता है, ऑनलाइन भी क्लासरूम होता है, जैसे भी हमारा ऑनलाइन क्लासरूम है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड्स को। किसी का कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये हमारा लास्ट है इस वाले टॉपिक का, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ओके, एक मिनट। तो इंस्टीट्यूशन से हमारी लर्निंग पे क्या इफेक्ट होता है या टीचिंग पे क्या इफेक्ट होता है? तो जैसे भी हम बात कर रहे थे कि एक इंटरनेशनल स्कूल की बच्चा अलग, उसकी अलग पर्सनालिटी होती है, उसका बोलने का तरीका अलग होता है, गुरुकुल का अलग होता है। तो इंस्टीट्यूशन का फ़र्क है। इंस्टीट्यूशन मतलब आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी या आपका जहाँ पे भी आप पढ़ने जाते हैं वो, उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर? टीचर स्टूडेंट रेशियो, इसका मतलब है टीचर कितने हैं आपके इंस्टीट्यूशन में और बच्चे कितने हैं। मान लो टीचर 2 हैं और बच्चे 2000 हैं, तो कहाँ से पढ़ाई होगी, है ना? कहाँ से पढ़ाई, दो टीचर कहाँ से 2000 बच्चों को पढ़ा लेंगे? या फिर 10 टीचर हैं और बच्चे 200 हैं, तो भी बहुत ज़्यादा हो गए। 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 टीचर, पे तो 10-10 दे दो सबको, या 20-20 दे दो। तो स्टूडेंट और जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, सभी स्कूल्स का यही हाल है, और टीचर्स रहते हैं बहुत कम। वो जानबूझ के करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले हायर कम करते हैं, एक ही टीचर से वो ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो परफेक्ट होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ टीचर एंड देयर कमिटमेंट्स, टीचर क्वालिटी ऑफ टीचर से मतलब है कि अच्छे टीचर्स होने चाहिए, पढ़े लिखे टीचर्स होने चाहिए। ज़्यादातर स्कूल वाले क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाले टीचर्स नहीं रखते। जैसे कि अब आप साइंस पढ़वाना चाहते हो तो आप साइंस का टीचर हायर करो, आप साइंस के टीचर से ही सोशल साइंस भी पढ़वाना चाहते हो, उसी से आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाना चाहते हो, इंग्लिश वाले से ही आप हिंदी भी पढ़वाना चाहते हो, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वालिटी टीचर्स होने चाहिए। क्वालिटी टीचर्स से मतलब ऐसे टीचर जो जिनको सब्जेक्ट नॉलेज हो। और हाँ, सब्जेक्ट, अब जो बंदा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मास्टर्स करके बैठा है, बीएड करके बैठा है, सब कुछ करके बैठा है, वो 5-10 हज़ार में तो पढ़ाने के लिए राजी होगा नहीं। तो वो ऐसा टीचर ढूंढते हैं जिसके क्वालिफिकेशन कम हो, ताकि वो उसको कम पे में भी रख सकें। तो इसलिए क्वालिटी टीचर्स वाला उनको डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें अच्छे इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, अब जो भी इतने महंगे महंगे स्कूल्स हैं, वो इतनी महंगी फीस उनकी इसीलिए है क्योंकि उनके पास क्वालिटी टीचर्स हैं, वो उन लोगों का स्टूडेंट टीचर रेशियो भी अच्छा है। और कमिटमेंट्स का मतलब है टीचर जो टीचिंग के जो एम्स होते हैं, टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके टीचर की कमिटमेंट क्या होती है कि मैं स्टूडेंट को अच्छा नागरिक बनाऊंगा, मैं स्टूडेंट के लिए ये करूंगा वो करूंगा, जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, वही एक टीचर की कमिटमेंट होती है, तो वो उस पर टिका रहे। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ढांचा कैसा है स्कूल का। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है भाई स्कूल के टेबल चेयर, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का प्लेग्राउंड, स्कूल के लैब, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये सब कुछ कैसा है। नेक्स्ट है अडॉप्टेड टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड कैसे यूज़ किए जा रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशन में। अब वही है, अब सरकारी स्कूल में टीचिंग मेथड्स अलग यूज़ किए जा रहे हैं, वो टीचर हिंदी इंग्लिश वाला टीचर भी इंग्लिश नहीं बोल रहा है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो टीचिंग मेथड क्या यूज़ किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, इंस्टीट्यूशन का आपका मैनेजमेंट कैसा है। जैसे कि अब साउथ कैंपस वाले बोलते हैं कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में ज़्यादा अच्छा है, या यहाँ की यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट अच्छा है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट होता है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो कैसे काम कर रहा है, आपके फीस सबमिशन का प्रोसेस क्या है, आपके क्लासेस का प्रोसेस क्या है, टाइम टेबल कैसा है, ये सब चीज़ें हमारा मैनेजमेंट होता है। इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, इंस्टीट्यूट जो भी हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी अचीवमेंट क्या है, ठीक है, कि वो जैसे कोई इंटरनेशनल है, कोई 10th तक है, ठीक है, मतलब कोई एडेड, वो क्या होता है, सॉरी, किसी को मान्यता प्राप्त है, किसी को मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो उनके अचीवमेंट है। या फिर कोई किसी स्कूल को कितने अवार्ड मिले हुए हैं, कोई नेशनल लेवल पे मतलब नेशनल लेवल पे भी अपने स्कूल को प्रेजेंट करता है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने इंस्टीट्यूट को प्रेजेंट करता है, तो वो होती है अचीवमेंट्स एक इंस्टीट्यूट की। तो हम लोग क्या है, हम लोग बेस्ट कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं कि हमें, अब ये हम देखते हैं ऑनलाइन कि कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। तो अगर वो नंबर 1 पे है तो वो उसकी अचीवमेंट है कि वो नंबर 1 पे है या 2 पर है, तो जो जिसके अचीवमेंट ज़्यादा होगी हम उसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी कैसी है। जैसे कुछ स्कूल्स होते हैं 2-4 साल चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। दूसरा
स्कूल में बच्चे आते जा रहे हैं, ये है कि 2-4 साल तो स्कूल अच्छा चल रहा है, फिर बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, कुछ क्लास में 10 बच्चे हैं, कुछ क्लास में 5 बच्चे हैं, कुछ क्लास में 20-30 बच्चे हैं, तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब कोई अच्छा स्कूल है तो वहाँ पे हर क्लास में सेम रेशियो रहेगा। स्कूल्स का अपना भी लेवल होता है, अपनी भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो लोग, अब बड़े स्कूल्स में सीट्स क्यों निकलती हैं कि सिर्फ 5 ही वैकेंसी है, कि सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, या 7th क्लास में कोई वैकेंसी ही नहीं है, क्योंकि उनका अपना रहता है कि हम एक क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे लेंगे ही नहीं। 30 हो गए, अब हम कोई बच्चा नहीं ले सकते, ये 35 ही वो लोग रखते हैं एक सेक्शन का। तो ये है कि स्टेबिलिटी कितनी है, आज आज यहाँ पे बच्चे हैं, कल वहाँ पे बच्चे नहीं है, या फिर अभी इसको मान्यता प्राप्त है या नहीं है, वो सब स्टेबिलिटी है कि आज ये नया इंस्टीट्यूशन खुला है, जैसे कोई नया स्कूल खुलता है तो कोई उसमें जाना नहीं चाहता पहले, जब उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है तभी हम अपने बच्चे का, अपने भाई बहनों का उसमें एडमिशन कराना चाहेंगे। नेक्स्ट एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कैसा है स्कूल का, वही कि सब इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है स्कूल का, फिजिकल एनवायरनमेंट भी अच्छा है, सोशल एनवायरनमेंट भी अच्छा है, वो हमने पढ़ लिया। फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, अब जो मटेरियल मिल रहे हैं, स्कूल की बुक्स कैसी हैं, स्कूल का करिकुलम कैसा है, स्कूल का टाइम टेबल कैसा है, वो सब ठीक है, मटेरियल वही होता है। हम जाते हैं एडमिशन कराने तो हम पहले से हमने किसी बच्चे का देखा होता है कि भाई स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, वहाँ की बुक्स बहुत अच्छी हैं, वहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, तो वो सब ये है हमारे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड फैक्टर्स। ये हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हुए 5 थे टोटल। अब हम आगे चलेंगे, किसी का कोई डाउट है तो पूछो। अभी कराऊंगी क्वेश्चन आज। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगी, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। मतलब हायर लर्निंग है उच्च शिक्षा, जो हमारे संस्थान होते हैं जहाँ पर हम हायर एजुकेशन लेने जाते हैं, जैसे कि आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, ये हमारे हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, जो हम 12th के बाद पढ़ने जाते हैं। तो वहाँ पे क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे, और वो कौन से वाले मेथड, उन मेथड्स की बात नहीं कर रहे जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड, टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड, इन वाले मेथड्स की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि सिलेबस में हमें मेंशन किया हुआ है, पहला जो हमको पढ़ना है वो है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड। दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड। और तीसरा जो हमको पढ़ना है वो है स्वयं, चौथा स्वयं प्रभा, और पांचवा मूक। ये हमको ये वाले मेथड्स पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो हमारे हायर एजुकेशन लेवल पे जो यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले हम टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड की बात करेंगे, जो कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि टीचर सेंटर्ड क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड क्या होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर रोज एक बार ये डिस्कस हो जाता है। अपर्णा बताना, टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा होता है? ओके, छपिकुल आप बताओ, टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है? हम्म, ओके ओके। नितिन, ओके, नितिन आप बताना, टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है? हम्म, और कोई पॉइंट बताओ। हम्म, दीपिका, लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है? हम्म, नहीं, रिफ्लेक्टिव लेवल में तो टीचर होता ही नहीं है, शायद होता है क्या रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर? हम्म,
वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचर का रोल पैसिव और स्टूडेंट का एक्टिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल पे तो अडल्ट लर्नर होता है ना। हाँ, ओके। तो यही सब पॉइंट्स जो आप लोगों को पहले से ही पता है, यहाँ पे हम बस इनका डिफरेंस देखेंगे। और अगर कहीं पे भी आपका कोई डाउट रह गया है कि टीचर सेंटर्ड क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड क्या होता है, तो वो आपका आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अलग से ही हमको सिलेबस में पढ़ने के लिए बोला है, तो एक एक पॉइंट हमको इसको डिटेल में पढ़ना होगा। पहला है फोकस इज ऑन टीचर, मतलब कि टीचर फोकस में रहती है। अब टीचर ही पढ़ाएगा, अब नर्सरी क्लास इमेजिन कर लो, तो टीचर ही फोकस में रहेगी। इस पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों रहते हैं लर्नर सेंटर्ड में, ठीक है। अब स्टूडेंट सेंटर्ड कौन सी क्लास होती है हमारी, कौन से लेवल वाली स्टूडेंट सेंटर्ड होती है? हाँ, और अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट पे चलते हैं। टीचर टॉक्स स्टूडेंट लिसन। जो टीचर सेंटर्ड क्लास है उसके अंदर टीचर बोलेगी और बच्चे सुनेंगे। जो लर्नर सेंटर्ड वाली क्लास है वहाँ पे टीचर क्या होगी, मॉडल होगी। स्टूडेंट इंटरैक्ट विद टीचर एंड वन अनदर। जो स्टूडेंट है वो टीचर से भी इंटरैक्ट करेंगे और आपस में एक दूसरे से भी इंटरैक्ट करेंगे। ये आप मान के चलो, ये हमारी सिक्स से लेकर 12th तक की क्लासेस होती हैं लर्नर सेंटर्ड पूरी तरीके से। अगर आप ये इमेजिन करोगे तो आप लर्नर सेंटर्ड में गलती नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल सोच के करोगे ना तो बहुत सारी गलतियां कर दोगे। तो लेवल्स को अलग रखो और ये लर्नर सेंटर्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग रखो, और इसको 6 to 12 ही मान के चलो। रिफ्लेक्टिव लेवल समझोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ साथ आपस में एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जो 6 से 12th क्लासेस होती हैं, आपस में बच्चे कितनी बातें करते हैं और कितना शोर मचाते हैं क्लास में। स्टूडेंट वर्क अलोन, यहाँ पे बच्चे अकेले काम करेंगे। एक सेकेंड, कौन सा है? हाँ, टीचर सेंटर्ड। अब यहाँ पे आप, क्योंकि जो लेक्चर मेथड होते हैं, जो कॉलेज की क्लासेस होती हैं, एमए की क्लासेस होती हैं, वो भी आपकी कौन सी होती है, टीचर सेंटर्ड होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वाला पॉइंट भी देख सकते हो, स्टूडेंट जो है अकेले काम करते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट टीचर्स के साथ मिलकर, ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हम लेक्चर लेकर आ गए कॉलेज से हमारे मास्टर्स के, उसके बाद हम अकेले ही पढ़ेंगे या जो भी है, हम वहाँ पे बैठ के भी हम अपने सिलेबस पे खुद ही फोकस करेंगे, टीचर के साथ बात बात में डिस्कस तो करने जाएंगे नहीं। लर्नर सेंटर्ड में स्टूडेंट वर्क इन पेयर, या तो वो पेयर में करेंगे जैसे कि स्कूल में होता है, टीचर उनको ग्रुप्स में डिवाइड करती है, डिस्कशन मेथड में इन्वॉल्व करती है, प्रोजेक्ट मेथड में इन्वॉल्व करती है, ताकि वो सोशल लेवल पर उनका डेवलपमेंट हो सके। जब हम उसको पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि टीचर डिस्कशन मेथड और इन सब मेथड्स का यूज करती है। इन ग्रुप्स में डिवाइड करेगी। हाँ बोलो। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे सारा रोल लर्नर का ही होता है। आपका डाउट क्या है? हम्म 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 देखो, टीचर सेंटर्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नर्सरी क्लास के बच्चों पे ही नहीं होता है, वो कॉलेज के क्लासेस पे भी होता है, जहाँ पे लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड भी हमारा टीचर सेंटर्ड होगा, और प्लस नर्सरी वाली क्लासेस भी, प्राइमरी क्लासेस भी हमारी टीचर सेंटर्ड होती हैं। टीचर सेंटर से मतलब अभी ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो, उसके बाद डाउट्स पूछना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स अभी आपको पता चल जाए टीचर सेंटर्ड के बारे में जो आपको भी नहीं पता होंगे। इसके बाद एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अकेले काम करते हैं, मतलब कि वो बात बात में टीचर से डिस्कस नहीं कर सकते। वो जो भी लर्न करेंगे अपने अपनी तरफ से, टीचर उनको लर्न करवा देगा, लेकिन वहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे होता है। स्टूडेंट या यहाँ पे स्टूडेंट फ्री होता है, इस लेवल पे स्टूडेंट फ्री होता है कि उसको अकेले करना है, पेयर में करना है, टीचर से डिस्कस करना है, टीचर से क्वेश्चन करना है, तो वो इतना फ्री होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है वो अकेला करे
या ग्रुप्स में करे या पेयर्स में करे, ये डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिविटी कैसी है और जो वो पढ़ रहा है, जो वो काम कर रहा है वो कैसा है, प्रोजेक्ट वर्क है या क्या है, उसकी एक्टिविटी पे वो डिपेंड करता है। टीचर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट अटरेंस। अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट आपको इसमें डाउट हो रहा होगा, टीचर बच्चों को मॉनिटर करेगा और उनको करेक्ट करेगा जहाँ पे वो गलती करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन इसीलिए ये आपको क्लियर होता जाएगा, ये टीचर सेंटर्ड की बात है कि टीचर बच्चों को मॉनिटर करेगा, यानी कि बच्चों को देखेगा और जहाँ पे वो गलती करेंगे उनको सुधारेगा। अब ये देखो, स्टूडेंट टॉक विदाउट कॉन्स्टेंट टीचर मॉनिटरिंग। बच्चे क्या करते हैं, टीचर के एब्सेंस में भी बातें कंटिन्यू रखते हैं। टीचर प्रोवाइड फीडबैक करेक्शन व्हेन क्वेश्चन अराइज। अब ये स्कूल के में जो बच्चे होते हैं 6th से लेके 12वीं तक, कितनी वो बातें करते हैं, और टीचर से नजर बचने की बात है, वो कॉन्स्टेंटली बातें करते रहते हैं। और यहाँ पे क्या है, अब बच्चा नर्सरी क्लास वाला हो या बच्चा लेक्चर मेथड वाला हो कॉलेज लेवल का, वो नर्सरी क्लास का बच्चा इतना छोटा है कि वो बात वैसे भी नहीं करेगा टीचर के डर के मारे, और जो बड़े बच्चे हैं वो डिसिप्लिन्ड है इसीलिए वो बात नहीं करेंगे। तो टीचर मॉनिटर करता है क्या, टीचर देखता रहता है हमको, और बड़े बच्चे क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट है, उनको डिसिप्लिन है, इसलिए वो बात नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं, और अगर वो कोई गलती करते हैं तो जो टीचर है वो टोक देता है। ये छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों ही क्लास टीचर सेंटर्ड है, तो आपको बस ये समझना है। जैसे अब आप इस लेवल पे सोचने लगोगे कि लेक्चर मेथड में टीचर को क्या जरूरत पड़ रही है स्टूडेंट को करेक्ट करने की, तो ये लेक्चर मेथड या नर्सरी क्लास की बात नहीं है, ये इस मेथड के फीचर्स हैं, इस मेथड के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि यहाँ पे टीचर ये काम करता है। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर मॉनिटर करेगा, यानी कि देखेगा उनको, उनकी निगरानी करेगा बच्चों की कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। जैसे कि एक नर्सरी क्लास में होता है, टीचर देखता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा और गलत करता है तो वो उसको टोक देते हैं। यहाँ पे बच्चे बात करने में इतने तेज हैं, एक तो वो आपस में ही अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, टीचर से पहले वो अपने आपस में ही डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। टीचर उनको मॉनिटर करता है, लेकिन फिर भी उनकी जो बातें हैं वो कॉन्टिन्यूस या वो टीचर से भी कॉन्स्टेंटली बात कर सकते हैं। उसके बाद टीचर उनको फीडबैक प्रोवाइड करेगा, उनको करेक्ट करेगा जब भी वो क्वेश्चन अराइज करेंगे, बीच बीच में ये नहीं जब वो पूछेंगे तब वो बता रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, मान लो छोटे बच्चे हैं तो वो टीचर को उनको मॉनिटर करना ही पड़ेगा, उनको टोकना ही पड़ेगा। टीचर चूजेस टॉपिक। अब टीचर सेंटर्ड में तो टीचर ही टॉपिक चूज करता है, ये तो आपको क्लियर होगा कि टीचर अपनी मर्जी से पढ़ाता है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, टीचर डिसाइड करता है। यहाँ पे स्टूडेंट हैव सम चॉइस ऑफ टॉपिक्स, यहाँ पे स्टूडेंट के पास कुछ चॉइस होती है टॉपिक्स को लेकर। टीचर इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग। टीचर बच्चों के, अब जो बच्चा पढ़ता है उसको इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएट मतलब जज करना है कि उसने कितना सीखा है। यहाँ पे स्टूडेंट इवैल्यूएट देयर ओन लर्निंग, वो अपने आप को चेक करते हैं और टीचर भी उनको चेक करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल के बच्चे होते हैं, वो समझ के पढ़ते हैं। जब हम कुछ समझ के पढ़ेंगे तो हम अपने आप को खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। मान लो मैथ्स की प्रॉब्लम है, टीचर ने करवा दी, अब हमने खुद भी करके देख ली, हमने प्रैक्टिस करे। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम अगर टीचर ने कराई तो 5 वो हमको होमवर्क में दे देता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो वो टीचर भी हमें इवैल्यूएट करता है और हम भी खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है वो खुद को इवैल्यूएट नहीं करता, टीचर उसको इवैल्यूएट करता है। क्लासरूम इज क्वाइट, यहाँ पे क्लासरूम क्वाइट रहती है। अब आप देख लो टीचर सेंटर जो होगी, जहाँ पे टीचर ही मुख्य है, तो वो तो क्वाइट रहेगी ही, क्योंकि वहाँ पे बच्चे डर से रहें या बच्चे डिसिप्लिन रहे, वो टीचर के सामने शांत रहेंगे। जैसे कि हमारी एडल्ट्स की जो क्लासेस होती हैं वो हमेशा शांत रहती हैं, वहाँ पे कोई चक्कर नहीं चलती रहती। लेकिन छोटे जो स्कूल की जो क्लासेस होती हैं, 8th ले लो, 9th ले लो, वो बहुत ज़्यादा नॉइजी और बिजी होती हैं, पूरे टाइम शोरगुल वहाँ पे होता रहता है और वो क्लासरूम बिजी रहती है, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, पूरा खिचड़ी पका के रखते हैं वो लोग। अब बोलो, देखो आपको इंडिविजुअली इनके डिफरेंस देख लेना है कि टीचर सेंटर्ड में अच्छा ये होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड में ये होगा। जो टीचर सेंटर्ड में है वो लर्नर सेंटर्ड में भी है, लेकिन उसमें बस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। यहाँ पे अकेला टीचर मॉनिटर कर रहा है, यहाँ पे बच्चे भी, मतलब यहाँ पे बस टीचर इवैल्यूएट कर रहा है, टीचर हमें जज कर रहा है, यहाँ पे बच्चा भी खुद को इवैल्यूएट कर सकता है। आप पूछो अपने डाउट्स, ये मैं पूरी टेबल यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ, या एक बार इसको शांति से पढ़ोगे तब भी आपको समझ आएगा। प्रभात समझ आ रहा है टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड में क्या डिफरेंस है?
सपना समझ में आ रहा है? ओके, एक बार इसको सब लोग घर पे पढ़ना और अपना डाउट आज ही क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बहुत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग। अब ये बहुत इजी हो गया, पहले ना हम क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग होती नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती थी कि ऑनलाइन टीचिंग में क्या उसके जो डीमेरिट्स हैं वो होते हैं या क्या मेरिट्स होते हैं। अब हम लोग उस स्टेज पे हैं कि हमने ऑफलाइन टीचिंग भी कर ली और हमने ऑनलाइन टीचिंग भी कर ली। अब हमें दोनों के फ़ायदे और नुकसान पता है। अभी मैं आपसे ही पूछने लगूँ कि क्या फ़ायदे हैं ऑनलाइन टीचिंग के, तो आप लोग भी मुझे 10 गिनवा दोगे। तो इसी बात पे आप लोग मुझे बताओ ऑनलाइन टीचिंग के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले पवन बताएंगे, क्योंकि शायद ये कंटिन्यू नहीं आते क्लास में। पवन आप बताओ कि ऑफलाइन लर्निंग ओ सॉरी ऑनलाइन लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हैं। पवन बताओ। नेहा आप बताओ। एक्सपीरियंस तो यहाँ पे सबको ही है, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। बस कैम इनको ये नहीं पता कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑनलाइन क्लास का कि आपको अपना माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। हाँ, ये इसका डीमेरिट हो गया। हाँ, जैसे अभी स्टूडेंट यहाँ बोल ही नहीं रहे हैं, अपने मजे से वो बैठे हैं माइक ऑफ करके, तो ये इसका डीमेरिट हो गया। मेरिट मतलब होता है फायदे और डीमेरिट होता है नुकसान। हम्म। हाँ। हाँ विशाल, आप भी कुछ बोलने वाले थे। गुड, टाइम सेविंग हो गया। हाँ। हम्म। हम्म। इजी एक्सेस। वेरी गुड। हाँ विशाल बोलो। हाँ। अच्छा। हम्म। ओके, मनी सेविंग हो गए। तो ये तो सबके साथ ही है कि हर कोई अपना अपने पैसों से मतलब थोड़ा बहुत लगता होगा सबका जाने आने में, तो ट्रैवल तो सबका लग ही रहा है। एक तो हमारा टाइम सेव हो गया, दूसरा हमारा मनी सेव हो गया ऑनलाइन टीचिंग में। और बताओ टाइम और मनी के अलावा और क्या क्या फायदे आपको हो रहे हैं। आप क्या कह रहे हो, हम टीवी देखते देखते ही क्लास ले लेते हैं। हम एक हम्म। एग्जैक्टली। आप एक साथ मल्टीपल काम कर सकते हो। हम्म। बिल्कुल, ये भी ऑनलाइन में ही फीचर है कि क्लास रिकॉर्ड हो पाती है। हम्म। हम्म। बिल्कुल, एनर्जी भी आपकी सेव हो रही है। अभी आपको बना बनाए नोट्स मिल रहे हैं, फिर आपको हाथ से लिखने पड़ते थे। आपका पेपर पेन भी यूज होता था। हम्म। वेरी गुड। वेरी गुड। तो आपने जो मेरिट हमको बताया वो ऑफलाइन का बताया कि फेस टू फेस जो होता था कम्युनिकेशन होता था, तो शायद वो ज्यादा इफेक्टिव होता था। तो ये ऑफलाइन का पहला फायदा किसी ने बताया है। और कोई ऑफलाइन के क्या फायदे आप मुझे बताना चाहोगे कि जो हम्म। हम्म। चलो वो तो इंटरैक्शन में आ गया। हम्म। हम्म। हाँ। ओके। ओके, लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया एक बेनिफिट। हम्म। डिजिटल क्लासरूम। हम्म।
चलो। हम्म। बोलो बोलो। हाँ, बिल्कुल। टीचर के साथ इंटरेक्शन कम होता है ऑनलाइन में, और टीचर को भी नहीं पता रहता कि स्टूडेंट कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग शायद फोन भी साइड में रख के बैठे होंगे और सुन भी नहीं रहे होंगे, सिर्फ अपनी प्रेजेंस। अब यहाँ पे कोई अटेंडेंस तो लग नहीं रही, फिर भी वो अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा आ रहा है, वो घर पे क्या कर रहे हैं टीचर को नहीं पता, है ना। तो ये एक नुकसान होता है कि टीचर बच्चों के साथ उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाता जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में। हम्म। 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 बिल्कुल, बिल्कुल। स्टूडेंट्स भी उतने एक्टिव नहीं होते हैं जितने वो ऑफलाइन क्लास में होते हैं, और ऑफलाइन क्लास में उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि आपको करना ही पड़ेगा। फिर आपको या तो आप आओ मत, या फिर आप करके आओ। अब यहाँ पे आप नहीं भी करके आ रहे तो आप आ सकते हो, क्योंकि मैं आपके घर थोड़ी आके देख रही हूँ कि आपने किया है या नहीं किया। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, ओके। हुँ। नहीं, बट जो टीचर को देख के समझ आता है क्लास में बच्चों को कि किसको समझ आ रहा है आई कांटेक्ट से, वो यहाँ पर नहीं हो पाता। चलो। हुँ, हुँ, हुँ। चलो, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, बोलो, बोलो। हुँ, 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 हुँ। ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ये मनी सेविंग है। सबसे पहले ऑफलाइन। चलो, अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। टाइम जो है वो बहुत कम है, अभी हमें क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। ऑफलाइन में ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड यानी कि, जल्दी से बताओ। बिल्कुल। चॉक, डस्टर, क्लासरूम, ये सब कुछ। बस। मॉडर्न मेथड्स में इंटरनेट होगा, आपका लैपटॉप होगा, आपके पास आपके क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स होंगे। बिल्कुल। नो हेल्थ इशू। ऑफलाइन में कोई हेल्थ इशू नहीं है। आप रोज जाओगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, आप आलसी नहीं होगे, आपकी रोज एक्सरसाइज होती रहेगी। कोई किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो बात अलग है कि आप बाहर जाके बहुत सारा पोल्यूशन इनहेल कर ले रहे हो, बट वो घर में बैठे बैठे भी आप कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन इतना है। ठीक है, तो इसमें कोई हेल्थ इशू नहीं है ऑफलाइन क्लास में। लेकिन ऑनलाइन क्लास में हेल्थ इशू है। एक तो हम आलसी होते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी आपको पता होगा क्या होता है। एक तो हम खाते रहते हैं और लैपटॉप यूज करते रहते हैं। आलसी बहुत ज्यादा हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं होती, कोई एक्सरसाइज नहीं रहती, और हमारी आईज, हमारा हेडेक, और 10 तरीके की हमको स्किन पे हमारे इफेक्ट पड़ता है। हमारे को 10 तरीके के हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट। इसमें हमें फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत है, इसमें हमें फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका फायदा हो गया ऑनलाइन क्लास का। इसका ये नुकसान हो गया कि भाई हमको जाना ही पड़ेगा तभी हम क्लास ले पाएंगे। हमें घर बैठे बैठे क्लास नहीं हम कर पाएंगे। हमें बीमारी है, हमको कुछ भी कोई भी अर्जेंट काम है, हमें हर हाल में क्लास जाना ही पड़ेगा, तभी हम उस क्लास को प्रेजेंट अटेंड कर पाएंगे। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस। ऑफलाइन क्लास में रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं और गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि अटेंडेंस लगती है, आप प्रेजेंट होगे। गाइडलाइंस में जैसे आपको डिसिप्लिन रहना है, आप यहाँ पे अजीब से कपड़े पहन के नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्लासरूम है। क्लासरूम की कुछ मर्यादाएं होती हैं। और रूल्स में जैसे टाइम से आना है, बीच में जाना नहीं है, बीच में खाना नहीं है, बीच में लेट नहीं जाना है क्लास लेते लेते, जो कि ऑनलाइन क्लास में नहीं होता। अभी आप में से कुछ लोग लेट के क्लास ले रहे होंगे, कुछ अजीब और अजीब से पोस्चर में बैठ के क्लास ले रहे होंगे। तो ये है, अभी आप क्लास में बैठे होते तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे होते जैसे क्लास में बैठते हैं, और अपने मतलब एक पोस्चर होता है करेक्ट जो सिटिंग का, आप उसमें बैठे होते हैं। बट आप में से अभी 2-4 लोग ही मुश्किल से करेक्ट पोस्चर में बैठ के क्लास ले रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई गाइडलाइंस तो है नहीं। आप कैसे भी बैठो, ऑनलाइन क्लास तो आपके पास आती ही रहेगी। तो यहाँ पे रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, यहाँ पे कोई रूल्स और गाइडलाइंस नहीं होते हैं। नो सेल्फ पेस्ड लर्निंग।
कोई आत्मध्यन नहीं करना, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में क्या, टीचर जब आपको सामने से पढ़ाएगा तो आपको सभी, मतलब अभी मेरे को पता है ना, मैंने यहाँ पे दो चार लोगों को टोका तो मेरे को पता चला शायद ही नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अभी आप यहाँ सामने मेरे बैठे होते, एक भी बंदा क्लास के बाहर पहुंचता तो मुझे पता चल जाता कि इसका ध्यान कहीं और है, इसका ध्यान कहीं और है, तो मैं उनका ही नाम लेती रहती, और बीच में अगर मैंने नाम ले लिया तो क्लास में प्रेजेंट सारे बच्चे बोर्ड की तरफ ही उनका ध्यान होगा कि अभी क्या, कि कहीं नेक्स्ट नंबर मेरा ही ना आ जाए। तो इसमें क्या है, आपको उसकी, जैसे अभी मैंने बोला नोट्स पढ़ना घर जाके, ठीक है, वो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, उसको सेल्फ फेस करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा घर जाके। लेकिन अगर आप वही है, आपको ज्यादा समझ आता है, ये सब आपने पॉइंट्स जो बोले ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में आप प्रेजेंट रहते हो क्लास में, माइंड से भी प्रेजेंट रहते हो, ऑनलाइन में कहीं ना कहीं आपका माइंड भटक जाता है। रिक्वायर्स मोर टाइम एंड मनी, अब इसमें आपको टाइम भी ज्यादा चाहिए और मनी भी ज्यादा चाहिए, जो पॉइंट आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आपको कम पैसे और कम टाइम में ही आपका काम हो जाता है। नॉट सो कॉस्टली, ये ऊपर वाले पॉइंट हो गए, ज्यादा कॉस्टली हमको पड़ता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा, सॉरी ऑफलाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑफलाइन कॉस्टली क्यों नहीं होता है। अब इन्होंने किस यहाँ पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है, वो इसलिए क्योंकि आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं होती है, आपको महंगे फोन की जरूरत नहीं होती है, आपको कॉपी पेन इन कंपैरिजन टू लैपटॉप काफी सस्ता होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल लर्निंग है, तो यहाँ पे आपको कॉपी पेन चौक डस्टर की जरूरत होगी। ये ऑनलाइन मेथड में, अब जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास फोन नहीं है, वो बेचारा तो आ ही नहीं सकता। अब क्या है, देखो आने जाने का खर्चा तो सब उठा सकता है, 10 20 50 रुपए लगेगा, हर कोई उठा सकता है इतना खर्चा, लेकिन लैपटॉप खरीदने का एकदम से इतना कोई नहीं उठा सकता, फोन खरीदने का कोई नहीं उठा सकता, 10 20 हजार ना हो जिसके पास, वो तो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ही नहीं सकता। तो उस पर्पज से ये महंगा है, ठीक है। ये टाइम सेव करता है। हम्म 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 हाँ, देखो मैं दो पॉइंट में मैं आपको क्लैरिटी कर देती हूँ। जो ऑनलाइन मेथड है वो हमारे पैसे सेव करता है, लेकिन वो इन कंपैरिजन महंगा है। कॉपी पेन ज्यादा महंगा है कि लैपटॉप ज्यादा महंगा है? हम्म फोन महंगा है, इंटरनेट महंगा है। आप अगर डेली, यहाँ ये टाइम हमारा सेव कैसे कर, सॉरी पैसे हमारे कैसे सेव करता है, कि हमें रोज जाना नहीं पड़ता, वो रोज के पैसे हम बचा लेते हैं, लेकिन आपको इंस्टेंटली इसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको अभी तो हम सबके पास फोन है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा कि इसमें हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, बट हम कॉस्ट अगर हम करने लग जाए कि भाई हमारा 10 हजार का फोन है, हमारा 700 800 रुपए का महीने का इंटरनेट है, तो ये कॉस्टली इन इन दैट वे है, ठीक है। पैसे तो वो पैसे सेव कर रहा है, लेकिन इन कंपैरिजन टोटल हम देखें तो वो कॉस्टली है, क्योंकि जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, हाँ ओवरऑल, ओवरऑल वो कॉस्टली मेथड है ऑनलाइन। तो अभी क्या है, अभी देखो स्मार्ट, हाँ, आईसाइट की प्रॉब्लम, कितने बच्चों के पेरेंट्स ने उनको लैपटॉप दिलवाया। पहले मैं ऑफलाइन ट्यूशंस लेती थी। हाँ, तो जो, हम्म तो इतने पुअर फैमिलीज के स्टूडेंट्स जो ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही कोरोना आया और ऑनलाइन क्लास हुई, सबसे पहला काम उन्होंने लैपटॉप दिलवाओ बच्चों को, क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं, फोन में दिखाई नहीं देता है, फोन भी उनके पेरेंट्स के पास टूटे फूटे हालत में थे जिसपे क्लास नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहला खर्चा तो फोन दिलवाओ, ओ सॉरी लैपटॉप दिलवाओ बच्चों को पढ़ने के लिए। हाँ, फिर वाईफाई लगवाओ, इंस्टॉलेशन वाईफाई की 5 6 हजार, 4 5 हजार रुपए मान के चलो। तो इन टोटल वो कॉस्टली मेथड है। जैसे अभी चलो आप लोगों को छोड़ो, आपको तो सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, अब जो एक टीचर है उसको क्या क्या चाहिए, स्मार्ट बोर्ड खरीदो, स्मार्ट बोर्ड वाले इक्विपमेंट्स खरीदो, और बिजली लगाओ, सब कुछ करो। तो टीचर तो फोन से क्लास ले ही नहीं सकता, उसको तो इंस्टेंटली कितने सारे टीचर्स ने, जब ऑनलाइन क्लास हुई, टीचर्स ने लैपटॉप खरीदे और कितना इन्वेस्टमेंट करी ऑनलाइन टीचिंग के लिए। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें देखो, ये थ्योरी भी मैंने सोचा था आज पढ़ाएंगे, बट क्वेश्चन डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक थ्योरी अब हम पढ़ते जाएंगे। ओ 7 8 क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे, कहाँ तक हो गए थे, 7।
यहाँ से पढ़ना है 6 जी नंबर, ये नंबरिंग में गलती हुई है। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा तरीका टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं करता है, टीचिंग शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। पहला है शिक्षक का ज्ञान, जो हमारा अध्यापक है उसका ज्ञान। दूसरा है कक्षा की गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। क्लासरूम एक्टिविटीज दैट इनकरेज लर्निंग, जो क्लासरूम में जो एक्टिविटीज हो रही हैं जो जिससे हम एनकरेज होते हैं सीखने के लिए। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, बच्चे का और टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेज कैसी है, समाज में उनकी कैसी वो है, पर्सनालिटी है, रिस्पेक्ट है, वो सब बातें। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अपने, हाँ, तो देखो इसीलिए स्कूल में सारे बच्चे एक बराबर होते हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है, तो इसलिए ताकि उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमको पता ना चले, कौन सा गरीब बच्चा है कौन सा अमीर बच्चा है, ये टीचर को ना पता चले और ना ही उस क्लास में बैठे बच्चों को पता चले कि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। इसीलिए सारे बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। यूनिफॉर्म पहन के सारे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो हमारी शिक्षा है उससे हमारा क्या कैसा परिवर्तन होता है या किस चीज का वो साधन है। तो एजुकेशन से हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, हमारे सामाजिक परिवर्तन भी होता है, व्यक्तिगत परिवर्तन भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, तीनों ही होते हैं। किसी को कोई डाउट हो किसी भी ऑप्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर फॉर टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ। तो अगर शिक्षक विफल हो रहा है, अगर शिक्षक फेल हो रहा है तो कौन से एरिया में हो सकता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, मतलब कि जो वो जो उसके आंतरिक व्यक्तिगत संबंध है। ठीक है, लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ, हाँ, ओके, तो लैक ऑफ द कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि उसकी सब्जेक्ट नॉलेज कम है। सी है वर्बल एबिलिटी, उसकी बोलने में कम क्षमता है, कि वो कम बोल पाता है, कम कम्युनिकेट कर पाता है। और लास्ट ऑप्शन है स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के साथ वो स्ट्रिक्ट बिहेव करता है। अगर एक टीचर स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा है तो क्या वो उसकी फेलियर का कारण हो सकता है? नितिन आप बताओ, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? वर्बल एबिलिटी, मान लो किसी टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है और वर्बल एबिलिटी उसकी बहुत तेज है, तो आपको क्या लगता है वो पास हो जाएगा? अच्छा, ये तो आप इमेजिन, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं टीचर कब फेल हो सकता है। हाँ, तो वो तो इस बेस पे भी हायर किया होगा कि उसमें वर्बल एबिलिटी होगी, उसको बोलना भी आता ही होगा फिर तो। वो वहां होता है, आजकल टीचर ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, उनकी वर्बल एबिलिटी और 10 तरह के टेस्ट, तब जाके एक टीचर हायर किया जाता है। अब आप ऑप्शंस को कंपेयर करो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ, तो एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको सब्जेक्ट नॉलेज हो, इन सारे ऑप्शंस को देखते हुए। हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, बिल्कुल, सिर्फ बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वही बात हो गई कि अगर उसको
नॉलेज है तो वो कैसे ना कैसे समझाने की कोशिश करेगा। उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो कितना भी बोल ले, अब मेरे को पता ही नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, तो बातें कर करके क्या फ़ायदा। पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, तभी मैं आपको समझा पाऊँगी किसी ना किसी तरीके से। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे 10 वाला, उसके बाद कुछ बातें करनी है मेरे को आपके साथ। इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड। अगर आपकी क्लास में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वीक है, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे क्लास में कमज़ोर हैं, तो आप क्या करोगे? नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, मतलब सिर्फ वीक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। सेकंड ऑप्शन है कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट, आप अपनी जो स्पीड है पढ़ाने की वो तेज़ कर दोगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है कीप योर टीचिंग स्लो, आप अपनी स्पीड जो टीचिंग स्पीड है वो कम कर दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स, आप अपनी जो टीचिंग है वो स्लो करोगे, साथ साथ आप उन बच्चों पे ध्यान दोगे जो ब्राइट है, जो कर सकते हैं, उन बच्चों पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे। डी 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 ओके। सी क्यों लगता है आपको सुजाता? हाँ। हम्म। बिल्कुल, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि आपको जो, हाँ बोलो बोलो। हम्म। माइक ऑफ करो रितिका। हम्म। हम्म। बिल्कुल। अब देखो, आप में से जिन लोगों ने सिर्फ पेपर 1 ज्वाइन किया है वो एक बार मेरे से फीस के रिगार्डिंग कांटेक्ट करना, और बाकी लोग भी देख लो कैसे क्या आप लोगों ने सोचा पे करने के लिए इंस्टॉलमेंट में या कैसे, एक बार इन्फॉर्म कर दो इस रिगार्डिंग भी। और ऐसा है होली आने वाली है और मेरी है शादी के बाद पहली होली, तो मुझे जाना है अपने घर और वहाँ पे नहीं है वाईफाई, तो अब आपकी सिर्फ 2 क्लास के लिए मैं वहाँ पे वाईफाई तो रिचार्ज नहीं करवा सकती, क्योंकि सिर्फ 2 क्लास बीच में पड़ेगी, जिसमें से एक पे तो होली है, तो होली पे आप लोग क्लास लेंगे या नहीं वो भी मुझे कंफर्म नहीं है। और उसके बाद एक और मंडे पड़ेगा, तो आप लोग बताओ कि क्या मैं आपकी 2 छुट्टी कर सकती हूँ? इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं ये आपका एक तो टेस्ट रख लूँगी बीच में, तो टेस्ट तो मैं आराम से ले लूँगी। तो कल या परसों जो भी डे आप अभी हम डिसाइड करेंगे उस दिन एक दिन हम टेस्ट रख लेंगे, और इसके अलावा 2 टॉपिक स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, उसकी मैं आपको वीडियो दे दूँगी। तो जब तक कि हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी तो आपके स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक ये तीनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं हमारे पास। तो अब आपको क्या करना है कि स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, जब तक आप नेक्स्ट क्लास में आओगे 3 टॉपिक आपके कवर होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, उसके हिंदी वाले नोट्स भी मैं शेयर कर दूँगी। वीडियो में सिर्फ इंग्लिश वाले नोट्स से पढ़ाया गया, लेकिन हिंदी वाले नोट्स अभी मैंने बना लिया। हाँ, और ये वाले क्वेश्चन की पीडीएफ भी भेज देती हूँ, उसमें कितने क्वेश्चन हैं? इसमें बस 13 हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पुराने क्वेश्चंस भी नहीं करे होंगे, तो 1 से लेके 13 तक आप सारे कर लेना। और टेस्ट की डेट डिसाइड कर लेते हैं हम कि टेस्ट कब दोगे। आज है 14 तारीख और 18 को है होली, तो आप होली से एक दिन पहले दे सकते हो टेस्ट या होली के एक दिन बाद, आप डिसाइड कर लो। होली 18 तारीख को है।
अच्छा, अभी इंटरनल चल रहे हैं आप लोगों के? कब तक है वो? यानी कि होली के पहले, होली के बाद? वेडनेसडे तो अभी है ना, कल ही तो है, परसों है। हाँ, तो फिर आप 17 को दे दो टेस्ट, या 19 को दोगे? ठीक है, 19 को टेस्ट दूंगी। स्वयं स्वयं प्रभा मूक की वीडियो मैं अभी शेयर करूंगी, वीडियो में आपकी मर्जी है आपको कब देखनी है। ठीक है, और वो भी टेस्ट में आएगा, या आप बोलो तो उसमें से एक दो टॉपिक दे देती हूँ, एक दो छोड़ देती हूँ, बताओ। हाँ, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं वो तीनों। तो ठीक है, स्वयं स्वयं प्रभा मूक तक टेस्ट होगा आपका, और जो जहां तक आज पढ़ा दिया वहां तक। बढ़ा कैसे? तो जितना पढ़ाया है उतना ही तो लूंगी। अभी स्वयं स्वयं प्रभा मूक तो पढ़ाया भी नहीं है, फिर भी दे दिया टेस्ट में। इसके आगे रिसर्च दे दूं क्या? हाँ बोलो। आपकी आवाज ना बिल्कुल सही से नहीं आती भूमि दत्त, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। हम्म। किसी को समझ आ रहा है तो मुझको बताओ। अच्छा, आपने सुना नहीं क्या भूमि दत्त? मैं वीडियो शेयर करूंगी अभी, उसमें से पढ़ना है आपको। ओके। ओके, और किसी का कोई डाउट?